Hello students, very good morning to all of you. Welcome to our YouTube channel Jan Commerce Academy by Neeraj Jain. Today we discuss about the chapter company. In this chapter we discuss all the topics of the company. Let us start with the topic company accounting for share capital. First of all students, हम किसी भी टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक का मीनिंग पता होना चाहिए हमें। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कंपनी। क्या होता है कंपनी? तो देखिए स्टूडेंट्स, कंपनी ए कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद ए परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन इन द सेंस कि वो एक पर्सन नहीं है, पर्सन की तरह है। इट मींस वो पर्सन की तरह चल नहीं सकती, पर्सन की तरह सांस नहीं ले सकती, लेकिन पर्सन की तरह वो वर्क कर सकती है, इसलिए उसको बोला आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे ज्वेलरी है, लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है वो ज्वेलरी की तरह होती है, वो ज्वेलरी नहीं होती। क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या मींस है सेपरेट लीगल एंटिटी? हियर सेपरेट लीगल एंटिटी मींस स्टूडेंट्स कि कंपनी इज सेपरेट पर्सन एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज सेपरेट पर्सन। कंपनी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस के तौर पर काम करती है। हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, इट मींस कंपनी इज मेड बाय लॉ एंड एंड बाय लॉ। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है कि कंपनी को बना भी लॉ है और एंड भी लॉ करेगा। एंड हैविंग ए कॉमन सील, कंपनी की सील होती है जिसके थ्रू वो क्या करती है, सिग्नेचर करती है। मतलब वो सारे पर्सन की तरह वर्क करती है, लेकिन वो पर्सन नहीं है, इसीलिए उसको आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। डिफरेंट एग्जिस्टेंस होता है इसलिए सेपरेट लीगल एंटिटी बोलते हैं। परपेचुअल सक्सेशन इट मींस वो मेड बाय लॉ एंड बाय लॉ होता है इसलिए। एंड कॉमन सील वो सिग्नेचर कर सकती है, उसकी खुद की एक स्टाम्प होती है जिसके थ्रू वो सिग्नेचर करती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि कंपनी को अगर किसी पर्सन को कंपनी बनाना है तो क्या करेगा। तो कंपनी एक्ट में उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा 2013 में। प्रीवियसली इसका एक्ट था 1956। Now we are discussing about the shares. What is share? Company's capital is divided into small parts. Each part of its capital is known as share. कंपनी की कैपिटल छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है। उस ईच पार्ट को क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। ठीक है? तो कंपनी की अगर कैपिटल में आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको उसके शेयर्स परचेज करने पड़ते हैं। फिर हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ कंपनी। स्टूडेंट्स, फीचर ऑफ कंपनी की अगर हम बात करें तो देयर आर सेवरल फीचर्स ऑफ द कंपनी। Number one, incorporation. Company is a corporate body. If you want to register or you want to make a company, then you have to be registered under Companies Act 2013. That is called incorporation. Second, separate legal entity. Company has separate existence with the members of board of directors. Company is a separate entity. That's why it is called separate legal entity. Artificial person like as a person but not a person, so that's why it is called artificial person. Limited liabilities, company's members liability is limited up to the shares purchased by them. जिन्होंने परचेज किए शेयर्स उतनी अमाउंट तक उनकी लायबिलिटी फिक्स रहती है, अदर देन वो लायबिलिटी को बियर नहीं करते। ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स, कंपनी शेयर इज ट्रांसफर बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन बट इन केस ओनली फॉर पब्लिक कंपनी बट नॉट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। Management and ownership. Company's management and ownership is basically different. Management is by board of director and ownership is in the hand of shareholder who purchase the shares of the company. Common seal. Company has a common seal by the help of common seal. It sign on various documents like MOA, AOA, etc. Now we are discussing about the kinds of company. What is kind of company? Types of company बोल सकते हो उसको। There are three types of company in the Companies Act 2013: OPC, private, and public. OPC is a new format of the company. In this, only single person can make the company. That is called one person company. It is defined under Section 262 of the Companies Act 2013. Next, private company, which is defined under Section 268 of the Companies Act 2013, and public company, that is 272 of the Companies Act 2013. 262, 268, 272. Now, what is the formalities to make OPC?
paid up capital not exceeding 50 lakh, up to 50 lakh you can register OPC, but in case आपकी लिमिट 50 lakh को क्रॉस कर लेती है पेड अप कैपिटल की, शेयर कैपिटल की, then you have to make either private or public. Average turnover OPC के केस में not exceeding 2 crores. In case you exceeding 2 crores then you can't make OPC. Average of 3 years average turnover is 2 crore. प्राइवेट कंपनी के केस में कोई भी आपको मिनिमम पेड कैपिटल या एवरेज टर्नओवर की रिक्वायरमेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन ऑफ 9 मई 2015. एंड पब्लिक कंपनी के केस में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. पहले रिक्वायरमेंट थी 1 लाख 5 लाख जिसको एक्सीड की थी, लेकिन बाद में कंपनीज एक्ट के थ्रू गाइडलाइंस आई थी कि आपको एक सेपरेट कोई भी मेंटेन नहीं करना. नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो ओपीसी के अंदर नंबर ऑफ डायरेक्टर 1, प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर 2, पब्लिक कंपनी में 3 मिनिमम. नंबर ऑफ मेंबर की बात करें तो ओपीसी के अंदर 1, प्राइवेट कंपनी के अंदर मेंबर 2, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, एंड पब्लिक कंपनी के इसमें 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड, बिकॉज़ इसमें पूरी पब्लिक हो सकती है शेयर होल्डर. Transfer of share. In case OPC can't be transferred, but in case some cases we can't share, we can transfer the shares. In case of death, in case of any other reasons. Private companies के अंदर आप shares transfer नहीं कर सकते, but public company के अंदर shares transfer कर सकते हो, freely कर सकते हो. ठीक है? This is the difference between the OPC, private and public. Now we are discussing about the difference between partnership and the companies. There are some difference between the partnership and the companies. For example, we are making partnership, then we have to be registered under Partnership Act 1932. If we have to make company, then we have to register under the Companies Act 2013. नंबर ऑफ मेंबर की हम बात करें तो प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए मेंबरशिप 2 मिनिमम और मैक्सिमम आपको चाहिए 50. लेकिन इन केस ऑफ कंपनीज यू हैव टू टेक different kind of companies we have discussed earlier. In OPC number of member 1, in private company number of minimum member 2, and in case of public company minimum number 7. 1, 2 and 7. Maximum number OPC 1, private company 200 and public company unlimited. 200 unlimited 1. That is the maximum limit of member. Liability की हम बात करें तो in case of partnership there is an unlimited liability of partner in case how much loss to the partnership firm, all will be loss will be bear to the partners. There is no limited liability, there is an unlimited liability. But in case of company there is a limited liability of the members till the up to the shares purchased by them. जितने shares उन्होंने purchase किए हैं वहां तक उनकी liability limited होगी. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की बात करें स्टूडेंट्स तो उनके प्रॉफिट्स पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप नीड इफ दे मेंटेन. बट इन केस कंपनी इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ AOA, हाउ मच डिविडेंड इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सो मेनी अदर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्रॉफिट्स आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. ऑडिट की बात करें, ऑडिट इज बेसिकली चेकिंग ऑफ अकाउंट्स. पार्टनरशिप के अंदर ऑडिट मैंडेटरी नहीं है, बट in case of company mandatory for all whether it is OPC, private, public. मैनेजमेंट की बात करें तो पार्टनरशिप का मैनेजमेंट मेंबर कर सकते हैं यानी पार्टनर्स कर सकते हैं, आइदर 1 कर सकता है और सारे के सारे मेंबर्स कर सकते हैं. जो भी कंसर्न उन्होंने डिसाइड किया सारे के सारे पार्टनर्स भी मैनेजमेंट कर सकते हैं. एनी ऑफ वन ऑफ देम दे कैन रन द फर्म. बट इन केस ऑफ कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही डिसाइड करेंगे हु रन द कंपनी. आफ्टर अफेक्ट बिजनेस, पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप कब अफेक्ट होती है? इन केस किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है. लेकिन कंपनी के केस में कंपनी कब अफेक्ट होगी? बट कंपनी अफेक्ट नहीं होगी चाहे वो शेयर होल्डर की डेथ हो जाए, डिबेंचर होल्डर की डेथ हो जाए, क्रेडिटर की डेथ हो जाए, कंपनी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बिकॉज कंपनी हैज परपेचुअल सक्सेशन. इट मींस इट इज एंड बाय लॉ एंड मेड बाय लॉ. होप कि आपको ये टॉपिक बेसिक समझ में आ गया होगा. इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी मींस कंपनी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं. तो देयर आर 4 स्टेप्स फॉर क्रिएट ए कंपनी.
Number 1 promotion, number 2 incorporation, number 3 capital subscription, and number 4 commencement of business. Promotion is a starting stage, initial stage in which a person's mind, एक person के mind में कोई idea आता है, जब वो idea को generate करते हैं, then it is called promotion. And basically इसका name इसलिए पड़ा क्योंकि जो start करता है person उसको बोलते हैं promoter. तो promoter is starting the idea of a company, that is called promotion. And secondly, this is the incorporation. Incorporation is a second stage of company in which basically MOA and AOA is defined. MOA is Memorandum of Association and AOA is Article of Association. MOA includes objective of the companies and AOA includes rules of the companies. After incorporation, company take a certificate that is called commencement of incorporation कि आपको certificate of incorporation it means company create हो चुकी है. Next, capital subscription. In this company's capitals to be defined. Capital subscription basically is a document which shows that company can start their business. After the certificate of business, company can start their business, and this certificate is basically within the 6 months of incorporation, that is 180 days. In case 180 days में आपको मिल जाता है आपको certificate. Commencement of business, basically business को commence करने के लिए आपको एक prospectus चाहिए होता है. Prospectus is just generally introduction of the companies. A public company issue a document which is called prospectus in which the terms and conditions of the shares are defined. Next, we are discussing about the minimum subscription. एक कंपनी जब शेयर इशू करती है तो उसको एक मिनिमम कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू सेबी मिनिमम शेयर्स सेल करने होते हैं. दैट इज कॉल्ड 90%. कंपनी एक्ट 2013 and SEBI guidelines according 90% of the share issued for subscription before it's allowed the share. कंपनी के कम से कम 90% शेयर्स सेल आउट हो जाने चाहिए. इन केस अगर 90% सेल आउट नहीं होते देन अमाउंट विल बी रिफंडेड इन द 15 डेज ऑफ दैट पीरियड. नेक्स्ट हम बात करें प्रीलिमिनरी एक्सपेंस की. प्रीलिमिनरी एक्सपेंस इज बेसिकली डिफाइंड अंडर सेक्शन 52 and 2. दिस एक्सपेंस शो दैट इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, जब कंपनी स्टार्ट होती है, कंपनी स्टार्ट होने के टाइम कंपनी के कुछ एक्सपेंस होते हैं जो प्रमोटर करता है. उन एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस. बेसिकली वो स्टार्टिंग स्टेज में होते हैं जब कंपनी बनी नहीं होती, और जब कंपनी बनती है वो इनकॉर्पोरेशन बनती है. तो उससे पहले वाले जो एक्सपेंसेस है उसको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस. एंड सच एक्सपेंस विल बी चार्ज फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. और इन केस अगर कोई ऐसे एक्सपेंस जैसे रजिस्ट्रेशन फीस, लीगल फीस, पब्लिक इशू फीस, देन वो पीएनएल से भी चार्ज हो सकते हैं उसी ईयर के जिस ईयर में वो इनकर्ड हुए. उससे पहले वाले जो सिक्योरिटी प्रीमियम से सबसे पहले प्रायोरिटी लेंगे. फिर बात करते हैं शेयर कैपिटल की. कंपनी की शेयर कैपिटल दो टाइप की होती है. नंबर 1 प्रेफरेंस शेयर, नंबर 2 इक्विटी शेयर. प्रेफरेंस शेयर की अगर बात करें तो बेसिकली दो शेयर होल्डर इन विच द डिविडेंड इज पेड बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर, दैट इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर होल्डर. they get fixed rate of dividend on such share. उनकी रेट फिक्स होती है. they are written in before the name of the preference shareholder. like किसी preference shareholder का name ऐसे लिखा हुआ है 14% preference shareholder. It means उन पे डिविडेंड की रेट कितनी है 14. लेकिन इक्विटी शेयर पे डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं होती because they are the owner of the company and they take dividend after giving dividend to the preference share. Equity share are the owner of the company and they have the right to take decision and right of the voting, but preference share have no right regarding the voting. Equity share is basically risk bearing shares and preference share is not a risk bearing share. Whether there is a profit, then they will surely get the dividend rate with fixed amount. Now we are talking about the classification of share capital. Companies की classifications अगर हम accounting की purpose से बात करें तो basically 3 types की होती है. Number 1 authorized, number 2 issued, number 3 subscribed. Authorized capital is basically the maximum capital of the company. It is also known the nominal capital. कंपनी अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा ऑथराइज कैपिटल की शेयर इशू कर सकती है, उससे ज्यादा शेयर इशू नहीं करती, इसीलिए इसको ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं. एंड इट्स कैन बी एक्सटेंडेड
by some changes in the AOA. इशूड कैपिटल की बात करें तो कंपनी के वो शेयर्स जो कंपनी ने इशू किए हुए दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल. लाइक कंपनी के पास 10,000 शेयर थे, 10,000 में से 5,000 शेयर इशू करती है दैट इज कॉल्ड इशूड शेयर्स एंड उसको हम शेयर्स की फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल. फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी के पास 10,000 शेयर थे दैट इज ऑफ ₹100 ईच दैट इज ₹10 lakh दैट इट इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल. लेकिन कंपनी ने 10,000 में से 9,000 इशू कर दिए ₹100 वाले दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल. दिस इज ऑथराइज्ड कैपिटल एंड दिस इज इशूड कैपिटल. बट सब्सक्राइब कैपिटल इट मींस कंपनी के शेयर होल्डर्स में कितने पब्लिक ने परचेज कर लिए. 9,000 में से सपोज 8,500 परचेज कर लिए कंपनी पब्लिक ने, देन ये हो जाएगी आपकी सब्सक्राइब कैपिटल. सब्सक्राइब कैपिटल भी दो पार्ट होती है, फुल्ली और नॉट फुल्ली. इन केस कंपनी ने पूरे ₹100 रिसीव कर लिए दैट इज कॉल्ड फुल्ली. आइदर कंपनी ने 100 में से 80 रिसीव किए हैं, कुछ कॉल इन अरियर है, कुछ पेंडिंग पेमेंट है जो आई नहीं है दैट इज कॉल्ड नॉट फुल्ली. कंपनी के पास दो तरह के नॉट फुल्ली होते हैं, एक तो जिनका पैसा अभी आया नहीं है या फिर कंपनी ने कॉल ही 80 की है और 80 आ गई, कोई पेंडिंग नहीं है. यहाँ पे पेंडिंग है 80 तो ये भी नॉट फुल्ली में आएंगे और यहाँ पे कंपनी ने कॉल ही 80 की है तो ये भी नॉट फुल्ली पेड में आएंगे. कोल्ड अप और पेड अप क्या होता है, कंपनी कितने शेयर्स के ऊपर कितने रुपीस की डिमांड कर रही है. फॉर एग्जांपल आपका शेयर 100 का है लेकिन कंपनी को 80 की डिमांड कर रही है दैट इज कॉल्ड कोल्ड अप. एंड पेड अप की बात करें तो 80 में से कंपनी के शेयर होल्डर ने कितना पे कर लिया, सपोज 60 पे कर लिया दैट इज कॉल्ड पेड अप. पेड अप मींस कितना पे कर दिया, कोल्ड अप मींस कंपनी ने कितना रोल कर लिया. फिर हम बात करते हैं कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस की. कॉल्स इन अरियर क्या होता है, बेसिकली कंपनी के वो शेयर होल्डर जिनसे कॉल्स तो कॉल कर ली कंपनी ने बट शेयर होल्डर डज नॉट पे एनी अमाउंट ऑफ दैट कॉल. कंपनी ने कुछ कॉल्स रिसीव नहीं किए उन शेयर होल्डर से, देन सच अमाउंट इज कॉल्ड कॉल्स इन अरियर. पेंडिंग कॉल्स भी बोल सकते हो, पेंडिंग अमाउंट बोल सकते हो. ऐसे कॉल्स इन अरियर को हम सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर लेस करके दिखाते हैं जिनकी पेमेंट हमारे पास नहीं आती, वो सब्सक्राइब के अंदर भी नॉट फुल्ली पेड अप का पार्ट होते हैं. एंड कॉल इन एडवांस की बात करें तो बेसिकली ये वो शेयर होल्डर होते हैं जो हमें एडवांस में पेमेंट कर देते हैं. हमने वो कॉल मांगी नहीं है लेकिन पहले दे दी दैट इज कॉल्ड कॉल इन एडवांस. एंड कंपनी एक्ट अकॉर्डिंग कॉल इन अर्लियर पे 10% इंटरेस्ट चार्ज होता है एंड कॉल इन एडवांस पे 12% पर एनम इंटरेस्ट पे होता है. होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा. इशू ऑफ शेयर. एक कंपनी दो तरीके से शेयर इशू कर सकती है, आइदर पब्लिक इशू या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट. पब्लिक इशू की अगर बात करें तो सिंपली अगर पब्लिक को इशू कर रही है तो उसको हम पब्लिक इशू करेंगे. प्राइवेट प्लेसमेंट उसको बोलेंगे व्हेन शेयर्स आर नॉट इशूड टू जनरल पब्लिक इशूड प्राइवेटली. प्राइवेट पर्सन को इशू करते हैं उसको हम बोलेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर. एक शेयर्स में एक टर्म आती है आईपीओ. आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफर. फर्स्ट टाइम जब शेयर इशू करती है तो उसको बोलते हैं आईपीओ. ओके. मोड ऑफ इशू शेयर. कंपनी कितने तरीके से शेयर इशू कर सकती है, एट पार, एट प्रीमियम, दो ही तरीके से. मतलब कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती क्योंकि वो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बैन कर दिया. कंपनी पार पे इशू कर रही है देन कंपनी का शेयर 100 का है एंड कंपनी शेयर इशू भी कितने पे कर रही है, 100 पे, देन इट इज कॉल्ड पार. पार मींस सेम प्राइस पे जितने की फेस वैल्यू उतने पे शेयर इशू कर रही है. कंपनी का शेयर अगर 10 का है तो 10 पे इशू कर रही है दैट इज पार. इन केस अगर कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू कर रही है देन 100 का शेयर है, 100 से ऊपर अगर इशू कर रही है 101, 102, 110, 115, 116 जो भी ऊपर अमाउंट होगी उसको बोलेंगे प्रीमियम. तो एक्सेस अमाउंट इज कॉल्ड प्रीमियम. जैसे 10 का शेयर है 10 से ऊपर जितना भी है वो होगा प्रीमियम पे. एंड इन केस कंपनी अगर प्रीमियम पे शेयर इशू करती है तो सारा अमाउंट एक अकाउंट में रहता है जो प्रीमियम का होता है वो रहता है सिक्योरिटी प्रीमियम में. ये अकाउंट और ओपन हो जाता है. फिर हम बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर इशूइंग शेयर. कंपनी किस तरीके से शेयर इशू कर सकती है. तो कंपनी के पास दो तरीके हैं कंपनी शेयर इशू करने के. आइदर कंपनी कैश रिक्वायरमेंट के लिए या फिर कोई अदर देन कैश के लिए. कैश कलेक्ट करना हो तो कंपनी के पास फर्स्ट पर्पस यही होता है कि कैश के लिए शेयर इशू करें. तो कंपनी के पास दो तरीके हैं. नंबर 1 लमसम, नंबर 2 इंस्टॉलमेंट.
लमसम के अंदर कंपनी को सारी पेमेंट एक साथ मिल जाती है, इसीलिए कंपनी इसको बोलती है सिंगल इंस्टॉलमेंट। इसमें कंपनी दो एंट्रीज करती है, बट बिफोर दैट आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी अगर सारा पैसा एक साथ ले रही है तो कंपनी का कोई इंस्टॉलमेंट नहीं पड़ेगा, इसलिए कंपनी दो एंट्री करेगी। नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, जितने शेयर इशू किए हैं, जितने प्राइस के हैं, टोटल वैल्यू यहाँ आ जाएगी डेबिट और क्रेडिट, ये बैंक की एंट्री है। सेकंड एंट्री होगी कैपिटल एंट्री, शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ डेबिट टू शेयर कैपिटल। इन केस अगर कंपनी सारा पेमेंट एक साथ ले रही है, लाइक 100 रुपीज का शेयर है, 100 रुपीज एक साथ ले रही है, या 10 रुपीज का शेयर है, 10 रुपीज एक साथ ले रही है, तो कंपनी ये एंट्री पास आउट करेगी। इन केस इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में मतलब कंपनी 100 रुपीज के 100 रुपीज एक साथ नहीं ले रही, देन कंपनी उसको अलग अलग किस्तों में बांट लेती है, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। कंपनी ने अपनी अपनी किस्तों के नेम ले रखे हैं, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी उसको बोलेंगे अलॉटमेंट एप्लीकेशन, जो काउंटर पेमेंट होती है, जो कंपनी सभी शेयर होल्डर से रहती है। नंबर 2, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कंपनी की सेकंड इंस्टॉलमेंट है, इसमें कंपनी कॉल करती है पहले, फिर पेमेंट लेती है। फर्स्ट कॉल भी कंपनी की थर्ड कॉल है, और सेकंड कॉल जो कंपनी की फोर्थ इंस्टॉलमेंट है। कंपनी हर केस के अंदर पहले कॉल करती है, फिर पेमेंट लेती है, लेकिन पहले सिर्फ और सिर्फ पेमेंट इसी केस में आती है जो कि काउंटर पेमेंट होती है एप्लीकेशन की। इसके अंदर एंट्रीज आपको कैसे करनी है, तो हर केस के अंदर 2 एंट्री होगी। जरूरी नहीं कि कंपनी की 4 इंस्टॉलमेंट हो, 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट ले सकती है, तो आपको ही 3 एंट्री करनी पड़ेगी, मतलब 3 × 2 6 एंट्री। तो सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री कौन सी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये दोनों एंट्री होगी एप्लीकेशन की। इसमें फर्स्ट वाली एंट्री होगी बैंक की और सेकंड वाली एंट्री होगी कैपिटल की। बट आगे वाले के अंदर सीरीज चेंज हो जाएगी, कैपिटल वाली एंट्री पहले हो जाएगी और बैंक वाली एंट्री बाद में। बट क्वेश्चन में आपको एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो कॉल है वो अलॉटमेंट की हो रही है। उसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री सेम वैसे ही, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बैंक वाली एंट्री सबसे पहले एप्लीकेशन में पहले होती है और कैपिटल वाली बाद में। आगे वाले के अंदर कैपिटल की पहले होगी और बैंक वाली एंट्री बाद में, देख रहे हो आप। और सेकंड कॉल की एंट्री हो जाएगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। अब क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन पार पे चल रहा है, अगर क्वेश्चन पार पे चल रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन प्रीमियम पे है और क्वेश्चन में ये बोला नहीं हुआ प्रीमियम किस कॉल के साथ है, तो बाय डिफॉल्ट प्रीमियम किसके साथ होगा, बाय डिफॉल्ट प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ होगा। और अगर अलॉटमेंट के साथ है तो आपको अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करना पड़ेगा। जितनी अमाउंट प्रीमियम की इसके अंदर इंक्लूड है वो आपको यहाँ शो करनी पड़ेगी, जितनी प्रीमियम के अलावा है वो यहाँ होगी, और टोटल अमाउंट आपको यहाँ शो करनी पड़ेगी। ये सारा क्वेश्चन नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड से चलेगा, अलॉटेड शेयर से, जितने शेयर आपने अलॉट कर दिए पब्लिक को उतने से। सिर्फ फर्स्ट एंट्री अप्लाइड शेयर्स की होगी, दैट इज फ्रॉम अप्लाइड शेयर। वो अभी बताऊंगा मैं कैसे करनी है आपको, ओवर सब्सक्रिप्शन केस है तब। फिर हम बात करते हैं, ये एंट्री हो गई। इन केस अगर अलॉटमेंट के साथ नहीं है और आपको बोला हुआ है कि फर्स्ट कॉल के साथ है, तो फर्स्ट कॉल की बैंक वाली एंट्री में आप सिक्योरिटी प्रीमियम डाल सकते हो, और इन केस अगर सेकंड कॉल के साथ है तो सेकंड कॉल में डाल सकते हो। और अगर फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन की है तो एप्लीकेशन की फर्स्ट वाली एंट्री में आएगा। मतलब आपका सिक्योरिटी प्रीमियम कौन सी एंट्री के साथ आएगा, बैंक एंट्री के साथ, रिस्पेक्टिव कॉल, विद रिस्पेक्टिव कॉल, जिस कॉल में वो एंट्री हो रही है या जिस कॉल में वो प्रीमियम आ रहा है। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर अदर देन कैश। कंपनी अगर अपने शेयर अदर देन कैश के लिए इशू करे, कैसे सर, मान लो कि एमआरएफ वालों ने टाटा से कुछ, या टाटा वालों ने एमआरएफ से कुछ टायर्स बाय कर लिए, देन इस केस में कंपनी ने जो भी शेयर्स पेमेंट करनी है वो शेयर्स के थ्रू करेगी, तो वो कैश के थ्रू नहीं कर रही। तो इस केस में कंपनी असेट्स परचेज कर रही है, तो वो असेट्स की पेमेंट कैश से न पे करके वो किससे कर रही है, शेयर्स के थ्रू पे कर रही है। मतलब शेयर्स भी आपका एक तरीके से कैश का काम कर रहा है, बट वो अदर देन कैश के अंदर इन्वॉल्व हुआ है। तो जब शेयर परचेज, जब असेट परचेज करते हैं तो एंट्री क्या करेंगे, तो असेट्स को डेबिट करेंगे, क्योंकि वो असेट्स बन रही है किसकी, उस फर्म की जो असेट्स परचेज कर रही है।
वेंडर का मतलब यहाँ पर है जो पर्सन सेल कर रहा है, जो कंपनी सेल कर रही है वो हाँ नाम आएगा वेंडर का। और इनकेस अगर कुछ पेमेंट आपने कैश में की है तो कैश में यहाँ आ जाएगी, अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट। आप कैश पे करते हो तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। बट इन केस आपने सारी पेमेंट पेंडिंग रखी हुई है तो यहाँ कैश में कुछ नहीं आएगा, सारी पेमेंट वेंडर में आ जाएगी। ये कब आएगा कैश? जब आपने पेमेंट थोड़ी बहुत या फिर पार्शियल पेमेंट आपने कैश में की हो तो। उसके बाद जब वेंडर को शेयर इशू करेंगे तो वेंडर रिसीव करेगा शेयर, इसलिए इसको डेबिट करेंगे, और शेयर कैपिटल इशू होगी इसलिए शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। इन केस अगर ये भी शेयर्स प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं तो यहाँ पर भी एक अकाउंट हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम की अमाउंट यहाँ आएगी। आप कितने शेयर्स इशू करोगे, कंपनी में कुछ बात पूछ लेता है क्वेश्चन, नंबर ऑफ शेयर कितने इशू होंगे, तो आपको नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस ऑफ शेयर। सपोज आपने 5 लाख के टायर्स परचेज किए हैं, लेकिन आपने अपना शेयर 10 रुपीज पे इशू किया है फेस वैल्यू पे, तो 5 लाख डिवाइड बाय 10, लेकिन आपने अपना शेयर 15 पे इशू कर दिया तो आपके शेयर की वैल्यू ज्यादा हो गई, तो आपको कम शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो जितने ज्यादा प्राइस होगा उतना शेयर इशू कम होगा। तो आपको इशू प्राइस देखना है, अगर प्रीमियम इशू पे आपने प्रीमियम इशू किया है तो प्रीमियम की अमाउंट भी इन्वॉल्व करोगे इशू प्राइस के साथ। जैसे आपने शेयर 15 रुपीज में इशू की तो 5 में डिवाइड बाय 15 आएगा। होप ये एटलीस्ट आपको क्लियर होगी। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स, X Limited has authorized capital rupees 10 lakh which is divided into rupees 10 per share। कंपनी की कैपिटल है 10 लाख की, आपको 10 रुपीस वाले शेयर में डिवाइड है, तो कंपनी के पास कितने शेयर हैं? टोटल कैपिटल है 10 लाख की, 10 रुपीस की शेयर में डिवाइडेड है। आपको बोलते हैं कि आपके पास 10 लाख रुपीस हैं जो 10 के नोट्स में डिवाइडेड है, तो कितने नोट्स होंगे? तो इस टोटल कैपिटल में आप रुपीस का डिवाइड कर दीजिए 1 लाख शेयर्स आपके पास आ जाएंगे। एंड कंपनी ने बोला कि सारी अमाउंट रिसीव्ड हो गई, लमसम बेसिस पे आपको इशू करना है एट पार और एट प्रीमियम 10% पे। अगर सारी अमाउंट एक साथ रिसीव होगी तो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है कि आप एंट्री करोगे 2। इन केस अगर प्रीमियम पे तो आपको एक अकाउंट ऐड करना है सिक्योरिटी प्रीमियम। अमाउंट की अगर बात करें तो 10 पार पे इशू रेट मींस 10 वाला शेयर 10 पे इशू हो रहा है। अगर प्रीमियम पे है तो 10 वाला शेयर 10% प्रीमियम, तो 10% 10 का कितना हो गया 1, तो कितने पे इशू हो रहा है 11 पे। कंपनी के पास कितने शेयर हैं? तो कंपनी के पास कितने शेयर हैं आप निकाल लीजिए, तो 10 लाख डिवाइड बाय 10, कंपनी के पास 1 लाख शेयर है, तो आप सारी एंट्रीज 1 लाख शेयर से करोगे। तो बैंक अकाउंट एबल टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, तो 1 लाख शेयर इनटू कंपनी एक शेयर पे कितना ले रही है 10 रुपीस। अगर 10 ले रही है देन 10 लाख से एंट्री हो जाएगी। और इन केस अगर ये अमाउंट आप रिसीव करें फिर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री भी सेम हो जाएगी क्योंकि सारी पेमेंट एक साथ आ रही है। बट इन केस अगर प्रीमियम पे इशू हो रहा है इट मींस कंपनी का शेयर 11 पे इशू होती है, तो पेमेंट भी 11 आएगी, 11 इनटू 1 लाख 11 लाख। लेकिन कंपनी अगर अलॉटमेंट और एप्लीकेशन को क्रेडिट कर रही है 11 लाख से, तो डेबिट भी 11 लाख से करेगी। लेकिन प्रीमियम की अमाउंट 1 रुपया है तो वो प्रीमियम में जाएगी, और फेस वैल्यू की अमाउंट 10 है तो वो 10 रुपीस कैपिटल में जाएगी। 1 लाख शेयर इनटू 10 दैट इज 10 लाख एंड 1 लाख शेयर इनटू 1 लाख 1 रुपीस दैट इज 1 लाख। प्रीमियम की अमाउंट प्रीमियम में और कैपिटल की अमाउंट कैपिटल में, क्योंकि फेस वैल्यू 10 रुपीस थी। होप ये एंट्री क्लियर हो गई होगी, दोनों केसेस से हमने इसको सॉल्व किया है। इन केस कंपनी ये सारी शेयर इशू नहीं करती, सपोज ओल की जगह कंपनी में यहाँ पे बोल देते कि कंपनी ने 9 लाख शेयर इशू किए हैं, सपोज 9 लाख शेयर इशू एट दिस प्राइस, तो आपको कुछ भी नहीं करना था, आपको यहाँ 1 लाख जो शेयर है 90,000 है सपोज, तो आपको सारा शेयर 90,000 से करना था और कुछ भी चेंज नहीं होगा। 90,000 टू 10 9 लाख 9 लाख 9 लाख 9 लाख। प्रीमियम पे है तो प्रीमियम 11 नहीं है, लेकिन शेयर्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 90,000 शेयर्स इनटू एक शेयर की अमाउंट है 11, तो ये आ जाएगा 99
नो 9,90,000, 9,90,000। लेकिन यहाँ अमाउंट कितनी आएगी, तो यहाँ पर 1 लाख शेयर कितनी जगह कितनी आ जाएगी, 90,000। तो 90,000 टू 10 9 लाख और 90,000 टू 1 90,000, टोटल 990। हमने क्या किया था, पहले सारे शेयर इशू किए थे, अब मैंने 90 कर दी, तो 90 के हिसाब से क्वेश्चन हो जाएगा। आपको मल्टीप्लाई 90 से करना है जितनी प्राइस है उतने से। होप ये क्लियर हो गया होगा। इसको नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंस्टॉलमेंट पेमेंट बेस्ड क्वेश्चन। कंपनी अपना पेमेंट एक साथ नहीं मांगती। सपोज देना क्वेश्चन एक्स लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड सप्लाई ऑफ रुपीस 10 lakh व्हिच इज डिवाइडेड इनटू रुपीस 10 per share. Pass journal entry if all amount were received on lump sum basis. If amount received on installment basis. All share issued at par. कंपनी ने शेयर पार पे इशू किए, 10 रुपीस वाला शेयर 10 पे। कंपनी का शेयर कितने हैं, वही सेम 1 लाख शेयर है। कैसे कंप्यूट किया, 10 लाख डिवाइड बाय 10, 1 लाख शेयर। कंपनी ने पेमेंट 532 ऐसे मांगी है, कंपनी ने कॉल की। सपोज कंपनी ने ये पेमेंट मांगी है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है, तो आपको इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग आपको एंट्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। इन केस अगर इंस्टॉलमेंट है तो हमें पता है कि इंस्टॉलमेंट की 4 एंट्रीज होती है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल है। इट मींस फर्स्ट की रो एंट्री, सेकंड अलॉटमेंट की और फर्स्ट कॉल की, ये एंट्री नहीं होगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में एक चीज और, इसके लिए एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि एप्लीकेशन की अमाउंट मिनिमम कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम एप्लीकेशन की जो अमाउंट है वो 25% ऑफ इशू प्राइस और 5% ऑफ फेस वैल्यू से कम नहीं हो सकती। इन केस अगर शेयर आपका 100 का है तो 100 का 5% 5 रुपीज से कम नहीं हो सकती। और सेकेंडली इशू प्राइस अगर आपने 150 किया तो 150 का 25% दैट इज 37.5, उससे कम नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब ये दोनों पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है। सेबी के अकॉर्डिंग इशू प्राइस ऑफ एप्लीकेशन या एप्लीकेशन प्राइस 25% ऑफ इशू प्राइस एंड 5% ऑफ फेस वैल्यू। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन है कि आपने जो शेयर इशू किया है उसकी हमने ऐसे कॉल किया है, एप्लीकेशन की 5, अलॉटमेंट की 3, फर्स्ट कॉल की 2, नंबर ऑफ शेयर 1 लाख की है। सपोज कंपनी ने 1 लाख में से 90,000 शेयर इशू कर दिए सपोज, देन हम ये क्वेश्चन पूरा 90,000 से करेंगे। तो 90,000 into 10 की जगह अब हम करेंगे 90,000 into 5, 4,50,000 एप्लीकेशन के अमाउंट, रिसीव भी 450 होंगे। ये आपकी एप्लीकेशन की 2 एंट्री। अलॉटमेंट 3 रुपीस का है, तो 90,000 से सारा क्वेश्चन चल रहा है, तो हमें सारा क्वेश्चन 90,000 से ही करना है। तो 90,000 into 3 दैट इज 270। फिर पेमेंट भी रिसीव कितनी होगी, 270, ये कैपिटल में पेमेंट रिसीव होगी। नेक्स्ट फर्स्ट कॉल की एंट्री 90,000 into 2 दैट इज 180 एंड आफ्टर दैट बैंक के अंदर भी हम 180 रिसीव कर लेंगे। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सपोज इसी क्वेश्चन के अंदर आपको प्रीमियम नहीं देते। सपोज कि प्रीमियम कैसे, सपोज आपका शेयर 10 का है लेकिन कंपनी ने शेयर इशू किया एट प्रीमियम 10%। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला हुआ, तो प्रीमियम 10% है तो आपको बताना चाहिए प्रीमियम इसके साथ होगा। अगर ये 3 रुपीस का तो प्रीमियम कितने का होगा, 1 का होगा। टोटल शेयर 11 का होना चाहिए, चेक कर लीजिए। 5, 4, 9 और 2 11, इट मीन शेयर 11 का है। क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें पता होना चाहिए अलॉटमेंट के अंदर ही होगा। मैंने ये एंट्री की 5 से कोई डाउट नहीं है, कोई चेंज नहीं। ये एंट्री 2 से की, कोई चेंज नहीं, सिर्फ चेंजेस में आएगा अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में अब अमाउंट 3 की जगह कितनी आएगी, 4, तो 90,000 into 4 3,60,000 से एंट्री हो जाएगी। बट
इस केस के अंदर अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम की अमाउंट भी हमें यहाँ शो करनी पड़ेगी। तो यहाँ हम 360 ना लिखिए, हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्रेडिट कर देंगे कैपिटल वाली एंट्री में। कितनी अमाउंट से, तो 90,000 इंटू 3 तो हो जाएगा कैपिटल में, और 90,000 इंटू 1 हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। टोटल अमाउंट यहाँ पर रिसीव कितनी होगी बैंक में, 4 के हिसाब से 90,000 इंटू 4 360, ये भी 360। बाकी कोई एंट्री में चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपको ये जानना है जहां प्रीमियम हो तो कैपिटल वाली एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। इन केस क्वेश्चन में ये भी बोला होता कि प्रीमियम फर्स्ट कॉल के साथ है, सपोज 2+1 होता, यहाँ नहीं होता, तो ये तो 3 का ही होता, फिर ये कितने का हो जाता, 3 का, फिर हो जाता 11 का। तो आप क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ ना लिखे, वो कहाँ लिखते, फिर आप सिक्योरिटी प्रीमियम वो लिखते फर्स्ट कॉल की कैपिटल वाली एंट्री में, यहाँ टू शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम 90,000 इंटू 1, प्रीमियम के अमाउंट 1 है, ये 90,000, टोटल अमाउंट होगी 270, और बैंक की एंट्री भी आप कितने से करते हैं, 270 से करते हैं। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर किसी पर्सन की पेमेंट रिसीव नहीं हो, फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में आपको बोल दे कि राम एक शेयर होल्डर है जिसने 100 शेयर पे हमें फर्स्ट कॉल नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो आप क्या करोगे, तो इन केस अगर किसी पर्सन ने नहीं दी तो वो होता है कॉल इन अरियर। अब कॉल इन अरियर हो तो जिस एंट्री में उसका नहीं आया तो वो बैंक वाली एंट्री में रिड्यूस हो जाएगा। तो इन केस अगर बैंक वाली एंट्री आपके सामने है तो बैंक वाली एंट्री 270 से ना होकर 100 इंटू राम की फर्स्ट कॉल अगर 3 रुपीज है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो वो 300 से रिड्यूस हो जाएगा 269, 700 से एंट्री पास हो जाएगी। इस एंट्री को आप 270 से भी पास कर सकते हो। कैसे, इन केस अगर आप कॉल इन अरियर की एंट्री में शो करना चाहते हो तो आपको बैंक के साथ साथ कॉल इन अरियर अकाउंट भी डेबिट करना पड़ेगा। 269 700 बैंक में रिसीव हुआ है, जितना कॉल इन अरियर है 300 वो यहाँ शो कर दो और टोटल अमाउंट आ जाएगी 270। आप ये भी एंट्री पास कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक, दोनों ही राइट है। हम डिस्कस कर रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है स्टूडेंट्स, तो ओवर सब्सक्रिप्शन इज बेसिकली व्हेन कंपनी के, जब हम बात करते हैं, चलो देख लेते हैं, मान लो कि कंपनी के पास 10,000 शेयर्स है जो पब्लिक ने इशू, कंपनी ने पब्लिक को इशू किए, लेकिन एप्लीकेशन आ गई 9,000 शेयर खरीदने के लिए। एप्लीकेशंस 9,000 है, इशूड शेयर 10,000 है। व्हेन एप्लीकेशन आर लेस देन द इशूड शेयर देन इट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। मतलब कंपनी के सारे शेयर नहीं बिके, 9,000 शेयर आउट हुए हैं, एप्लीकेशन 9,000 के लिए आई है तो इसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन, कम के लिए आई है। लेकिन इन केस कंपनी के पास शेयर है 10,000 बट मोर देन इशूड शेयर से ज्यादा एप्लीकेशन आ गई, देन इस केस को हम बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। एंड ओवर सब्सक्रिप्शन केस के अंदर आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसके कॉलम्स आपको दे रखे हैं। ऑलवेज आपको ध्यान रखना है कि जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो तो आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी। कैटेगरी नंबर 1, नंबर 2 एप्लीकेशन रिसीव्ड 11,000। सपोज ये एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई है तो आप इसके टेबल कैसे बनाओगे, तो एप्लीकेशन रिसीव हुई है 11,000, इशूड शेयर कितने हैं 10,000। अब हम बात करते हैं, मान लो कि कंपनी ने अपना पैसा ऐसे मांगा है, सपोज 3232, तो आपको ये जानना है एप्लीकेशन रिसीव्ड 11,000, अलॉटेड शेयर 10,000, मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन, मतलब आपको पेमेंट कितनी मिली है, तो 3 रुपीस के हिसाब से आप पेमेंट कैलकुलेट करोगे 11,000 इंटू 33,000 कि उस बंदे की पेमेंट आपके पास आई कितनी है 33। लेकिन एक्चुअल कितनी एप्लीकेशन में बनी है, हमने जितने उनको शेयर दिए,
तो वो भी 3 के हिसाब से कैलकुलेट होंगे। तो 10,000 इंटू 3 30। आपको ये ध्यान रखना है कि पहले दो कॉलम जो आपके ये 3 कॉलम के बाद है, फोर्थ और फिफ्थ कॉलम, ये एप्लीकेशन की अमाउंट प्लस से होंगे। आपको फोर्थ कॉलम की एंट्री सेकंड से पास करनी है और फिफ्थ की एंट्री थर्ड से पास करनी है। अमाउंट आपने देखो 11,000 इंटू 3 33,000 अमाउंट रिसीव की, क्योंकि एक्चुअल में 10,000 इंटू 3 30,000 ही बनती है, क्योंकि आपने शेयर ही कितने इशू किए हैं 10। गलती से पेमेंट 33 आ गई, क्योंकि पेमेंट तो 30 ही बनती थी। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आई उस केस में आपको बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में कि रिटर्न कर दी, तो रिटर्न कर दी तो सारी अमाउंट रिटर्न में चली जाएगी। इनकेस अगर रिटर्न नहीं की है तो आपको वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के लिए बोलेंगे। तो जितनी एक्सेस अमाउंट है वो सारी अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखें कि वो अमाउंट उस लिमिट से ज्यादा ना हो जितने का अलॉटमेंट है। आपका अलॉटमेंट 2 रुपए है, तो अगर अलॉटमेंट बनाए तो 10 इंटू 2 20 बनता है। सारा अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल इसी से बनेगा, अलॉटेड शेयर से। तो 10 इंटू 2 20, लेकिन ये तो 20 से कम है। अगर ये 23 होता तो 20 यहाँ आता, 3 आगे एडजस्ट हो जाता। ये ध्यान रखना है कि ये अमाउंट इसको एक्सीड ना कर दे 10,000 इंटू 20। इन केस एक्सीड कर दिया तो आप उसको नेक्स्ट कॉल में ट्रांसफर कर दोगे, एडजस्ट कर दोगे। फिर अगली वाली कॉल भी चेक करनी है। फर्स्ट कॉल 3 रुपीज का, तो 10 इंटू 3 30 से ऊपर तो नहीं आ गया अमाउंट। अगर आ गया तो आगे एडजस्ट करेंगे। सेकंड कॉल फिर चेक करनी है, अगर कोई एक्सेस अमाउंट हो तो 10,000 इंटू 20 से ऊपर तो नहीं आ गया, आ गया तो आगे एडजस्ट करें। हमारे क्वेश्चन के अंदर 3,000 आया था एडवांस, तो हमने यहाँ एडजस्ट कर लिया। ज्यादा आता तो ज्यादा एडजस्ट कर लेते। ये कैटेगरी होगी। क्वेश्चन में कैटेगरी आपको क्वेश्चन में दे देंगे। फॉर एग्जांपल कि ये मान लो कि एप्लीकेशन 12,000 से होगी और बोला होता कि 12,000 में दो कैटेगरी बना दी। 11,000 को कितने शेयर दे दिए 10,000 और 1,000 को रिजेक्ट कर दिया। तो सेम 11,000 की एंट्री करने का नहीं है। अगर ये वाली कैटेगरी और दे देता तो सेकंड कैटेगरी में 1,000 एप्लीकेशन की बना देता। कैसे? इनको शेयर कितना मिलेगा? कुछ भी नहीं। पेमेंट कितनी आई है 3,000। बनती कितनी है? कुछ नहीं, क्योंकि शेयर ही नहीं दिया। ये पेमेंट इस बेसिस पे बनेगी शेयर दिया है या नहीं दिया, क्योंकि ये तो है फेक कॉलम और ये है एक्चुअल कॉलम। कोई एडजस्ट हुआ नहीं, सारा का सारा पेमेंट रिफंड कर देंगे 3,000 और टोटल करेंगे। इसका आएगा 11,000, इसका आएगा 10,000, फिर आएगा 36, फिर आएगा 30। टोटल कर दीजिएगा, क्योंकि इस बेस पे आपको सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे जितने भी ओवर सब्सक्रिप्शन के होंगे। इन केस अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो सारा क्वेश्चन 9,000 शेयर से चलेगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एंट्री आप किससे करोगे 9,000 से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 9,000 इंटू 3 27,000। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 27,000 से। फिर अलॉटमेंट की एंट्री करोगे 18,000 से, दोनों एंट्रीज। फर्स्ट कॉल की 27 से दोनों एंट्रीज और सेकंड कॉल की 18,000 से दोनों एंट्रीज। मतलब सारा क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन जितना अंडर हुआ है उतने से ही चलेगा, आपको 10,000 से कोई मतलब नहीं। बट इस केस में सारा क्वेश्चन टेबल के अकॉर्डिंग चलेगा। इस टेबल को हम अभी एनालिसिस कर रहे हैं कैसे करेंगे। इन केस ये क्वेश्चन हमें करना होगा तो हमें कैसे करते। सपोज आपके पास सबसे पहले हमें ये एंट्री पास करनी पड़ती चारों की चारों। मैंने एंट्री पास करके कुछ चेंजेस होगा वो हम बताएंगे। फर्स्ट आपको ये चेक करना है कि आपने पेमेंट कितनी रिसीव की है। ये कॉलम दिख रहा होगा 36,000 और हमेशा इसका टोटल रिस्पेक्टिव आगे वाले कॉलम के टोटल के इक्वल आएगा। चेक कर लीजिए। इस कॉलम से आपको एंट्री करनी है हमेशा ध्यान रखना, फोर्थ कॉलम से। तो पेमेंट कितनी रिसीव होगी जितनी आपके पास एप्लीकेशन आई है। 12,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई है, एप्लीकेशन की अमाउंट है 3 रुपीज, तो पेमेंट आएगी 36। डेबिट साइड में डेबिट अमाउंट, क्रेडिट साइड में क्रेडिट अमाउंट। लेकिन आपने 36 से एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट तो कर दिया, तो डेबिट में 36 से करोगे। कैपिटल में आएगी फेस वैल्यू, जितने की शेयर आपने इशू किए। तो आपने इशू किए 10,000 शेयर, तो 10,000 शेयर्स का पेमेंट यहाँ आएगा 10,000 इनटू एप्लीकेशन अमाउंट है 3। एक्चुअल में आपने 10,000 शेयर इशू किए, 12 नहीं किए, तो 30,000 ही आपके कैपिटल में ट्रांसफर होगा। ये रहा
आगे वाले जो भी कॉलम होंगे वो सारे सारे क्रेडिट हो जाएंगे। आपने अलॉटमेंट पे कोई एडजस्ट किया तो यहाँ लिख देना टू शेयर अलॉटमेंट, कितने अमाउंट से कितने से आपने अलॉटमेंट का पेमेंट एडवांस में रखा हुआ है 3000, इसको आप एडवांस अमाउंट भी बोल सकते हो। तो जितना अमाउंट आपने रिफंड कर दिया वो बैंक में आएगा टू बैंक, जितना अमाउंट आपने रिफंड कर दिया 3000, चेक कर लीजिए 36 हो गया। ये आपको कंसीडर करना है। अगर यहाँ पर फर्स्ट कॉल में कुछ अमाउंट आता तो यहाँ कर देते शेयर फर्स्ट कॉल, वो भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम करते हैं अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में हमें पेमेंट कितने से करनी है, तो सारा क्वेश्चन हमारा फर्स्ट एंट्री सिर्फ होगी 11,000 शेयर से, 12,000 शेयर से, ठीक है। बाकी सारा क्वेश्चन हमारा होगा 10,000 शेयर से। तो 10,000 शेयर से ये सारा रिस्पेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। तो 10,000 इंटू अलॉटमेंट मनी है हमारी 2 रुपीज, तो 2 रुपीज के हिसाब से बनता है 20। क्या अलॉटमेंट में हमारा कोई एडवांस आया हुआ है, चेक करें 3000, मतलब हमें अलॉटमेंट में पहले एडवांस मिल चुका है 3000, हमने पहले उसको क्रेडिट कर दिया, तो अब हम उसको वापस क्रेडिट नहीं करेंगे क्योंकि वो पेमेंट हमें पहले मिल गई। तो 20 में से 3 हमें पहले मिल गई, तो अब हम एंट्री किससे लेंगे 17,000 से, क्योंकि वो पेमेंट हमें पहले ही मिल गई 3000 की। ऑलरेडी आपका शेयर अलॉटमेंट अमाउंट क्रेडिट हो चुका है, तो रिमेनिंग अमाउंट से अब करते हैं जो बच जाएगी 20 माइनस 3 जो एडवांस पे लिया। फर्स्ट कॉल में कोई एडवांस है नहीं है, सेकंड कॉल में तो इसकी फुल एंट्री 10,000 into 3 10,000 into 2, तो 10,000 into 3 से करेंगे तो 30 रिसीव हुआ है, कोई एडवांस नहीं है तो फुल अमाउंट से इसकी एंट्री कर देंगे और इसकी 20,000 से कर देंगे, क्योंकि 10,000 into सेकंड कॉल आपका 2 रुपीस का है। होप ये एंट्री आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर है। इसी क्वेश्चन के अंदर मैं एक थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देता हूं। सपोज एक शेयर होल्डर था राम, हु अप्लाइड फॉर 1100 शेयर, उसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे नहीं की, तो उसका क्या हो गया कॉल इन अरियर। तो कैसे करोगे, इस केस में मैंने एक एडजस्टमेंट डाल दी, ये मेरे लिए एक एडजस्टमेंट है कॉल इन अरियर से रिलेटेड। एक बंदे ने मेरे को, राम था जिसके पास 1100 शेयर्स होल्ड थे उसके पास, होल्ड का मतलब उसको अलॉट हुए थे 1100 शेयर, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे नहीं किया। तो आपको ये जानना है कॉल से अरियर की एंट्री हमारी बैंक में चेंज होती है, जो पे नहीं किया बैंक में कितना चेंज नहीं किया, तो 1100 पे उसने अलॉटमेंट पे नहीं किया। क्या मुझे ये बताओ क्या उसका अलॉटमेंट पूरा पेंडिंग है? नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट में उसके कितने रुपए टोटल 3000 एडवांस आ रखे हैं 10,000 शेयर्स के, तो राम का अलॉटमेंट पूरा पेंडिंग नहीं होगा, क्योंकि राम जैसे कुछ शेयर होल्डर का हमें 3000 अलॉटमेंट में मिला है जिनको हमने 10,000 शेयर इशू किए। पहले तो ये बताओ कि 1100 शेयर होल्ड किए तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, या मान लो कि 1000 शेयर होल्डर किए हुए हैं तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा। तो सिंपली 11,000 को 10,000 शेयर दिए हैं, तो राम ने 1000 शेयर अलॉट किए हैं, तो उसको कितने के लिए अप्लाई किया होगा, तो जो रेशियो इनका है वही रेशियो राम के अप्लाइड और अलॉटेड का होगा। तो 11,000 डिवाइड बाय 10,000 इनटू 1,000 ये करोगे तो आपके पास अप्लाइड आ जाएंगे। जो रेशियो इनका बन रहा है 11 को 10 दिए हैं, तो कितने शेयर अप्लाइड किए थे राम ने कि उसको 1000 मिले, तो इनका रेशियो है 11:10, तो इसका भी 11:10 होना चाहिए। कितना टाइम से ये 100 टाइम्स, तो इसको भी 100 टाइम्स कर दो 1100 शेयर्स। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। अदरवाइज इसका तरीका क्या है, आपके पास जो चीज आपको दे रखी है वो क्या है अलॉटेड शेयर, तो नीचे भी अलॉटेड आएंगे। तो कैसे करोगे 11,000 अप्लाइड किए थे, अलॉट किए थे 10,000, राम के 1000 अप्लाइड पर कितने आएंगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1100। सपोज मैंने यहाँ पर अप्लाइड दे रखे होते तो इसको रिवर्स कर देते, 10,000 अपॉन में 11,000 इनटू अप्लाइड आए थे, पर मेरे को क्वेश्चन में होल्ड शेयर दिया है, इट मींस अलॉटेड शेयर, तो अलॉटेड दिए हुए तो अलॉटेड ही नीचे आएंगे, टोटल अलॉटेड ही आएंगे राम के।
होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करते हैं। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले राम ने 1000 शेयर पे अलॉटमेंट पे नहीं किए, तो हम चेक करते हैं कि राम का कितना अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ। तो राम का अलॉटमेंट अगर हम बनाएं तो राम का अलॉटमेंट अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, राम का अलॉटमेंट 1000 शेयर्स पे 2 रुपीज के हिसाब से बनता है 2000। इन केस अगर हमारे पास कोई भी एडवांस नहीं आता तो टोटल अमाउंट पेंडिंग होता, जितना एडवांस आया वो लेस कर दो। एडवांस कैसे निकालोगे, तो 3000 एडवांस आया है आपके पास 10,000 शेयर्स पे, तो राम के 1000 शेयर पे कितना एडवांस होगा 300। तो हमारे पास कितनी अमाउंट आनी चाहिए थी राम की 1700। आपको ये एडवांस निकालना पड़ेगा क्योंकि राम का भी इसमें एडवांस इन्वॉल्व है। तो 3 रिसीव्ड ऑन 10,000 बेसिस, देन 1000 के बेसिस पे 300, ये अमाउंट अब रिसीव नहीं होगी। तो बैंक के अंदर रिमेनिंग अमाउंट आप शो कर दोगे 17,000 रिसीव होनी थी, क्योंकि 20 में से 3 तो पहले रिसीव होगी। अब राम के 300 तो इस एडवांस में आए हुए हैं जो हमने लेस किए थे 3000, तो 1700 और लेस कर देंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 15,300 से ये एंट्री हो जाएगी। होप ये क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट कॉल भी रिसीव नहीं हुई, सेकंड कॉल भी रिसीव नहीं हुई, तो फर्स्ट कॉल पे कितनी अमाउंट नहीं आएगी, तो 1000 शेयर्स पे 3 रुपीस के हिसाब से 3000 नहीं आएगी, तो ये एंट्री होगी 27 से। सेकंड कॉल पे कितने नहीं आएंगे, तो 1000 टू 2000 से, तो ये हो जाएगी 18,000 से एंट्री। होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इन केस इसी क्वेश्चन में आपको बोल देते कि एक शेयर होल्डर और था जिसने जिसने 300 शेयर पे हमें सेकंड कॉल की अमाउंट पहले दे दी फर्स्ट कॉल पे, तो क्या करते, इन केस अगर किसी का एडवांस आया हुआ है सेकंड कॉल का फर्स्ट कॉल पे 300 शेयर्स पे, तो जहां पर एडवांस आया उसकी एंट्री में तो ऐड हो जाएगा और बैंक में यहां लेस हो जाएगा। तो कितना एडवांस आया, तो 300 शेयर पे शाम की सेकंड कॉल फर्स्ट कॉल पे आ गया, तो सेकंड कॉल का पैसा कितना है 2 रुपए, 2 × 300 600 रुपए आपके फर्स्ट कॉल पे आ गए। तो यहां पर आपके 600 और इंक्रीज हो जाएंगे, यहां आप लिख दोगे 2 शेयर सेकंड कॉल 600 से, क्योंकि ये अमाउंट आपको रिसीव हो गई। जिस एंट्री में रिसीव हुई है उस एंट्री में ऐड कर दो, और अगर सेकंड कॉल में रिसीव नहीं होगी क्योंकि वो पहले दे चुका है, तो सेकंड कॉल की बैंक वाली एंट्री में कितने कम हो जाएंगे 300। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 17,700 से। और जो अमाउंट आपने यहाँ क्रेडिट कर दी वो यहाँ से मैंने डिडक्ट कर दी, चेक कर लीजिए। जो एडवांस मेरे पास आया था 300 × 2 600, तो 600 कम हो जाएंगे, यहाँ पर 600 कम हो जाएंगे, तो 18 में से 6 कम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 17,400। से तो एंट्री हुई है, क्योंकि 20,000 में से राम ने तो पे किया ही नहीं, शाम ने भी सेकंड कॉल का पहले पे कर दी, तो उसके भी एडवांस हमें यहाँ मिल गए। तो 2000 तो राम के और 600 शाम के, दोनों लेस करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी 17,400। Now we are discussing about the forfeit of share. Basically, this process when company shareholder does not pay some calls, then company decided to forfeit such share. Then all money which is received on such share will be the benefit of the company. Such profit is called forfeit profit, and such profit is transferred to the forfeiture share account, and after that it will transfer to the capital reserve account. But
फोरफिच की अगर हम बात करें तो बेसिकली दो टाइप से हम फोरफिच को कर सकते हैं। नंबर वन, इफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीव्ड ऑन फोरफिच शेयर, इफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड ऑन फोरफिच शेयर, मतलब प्रीमियम की अमाउंट रिसीव हो गई और नहीं हो, अगर प्रीमियम की अमाउंट रिसीव हो गई है तो फोरफिच की एंट्री आपकी ये होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल टू फोरफिच शेयर। बट इन केस अगर प्रीमियम की अमाउंट रिसीव नहीं हुई है, फॉर एग्जांपल एक शेयर होल्डर है जिन्होंने प्रीमियम पे कर दिया, तो प्रीमियम पे कर दिया तो प्रीमियम रिसीव, तो प्रीमियम को कोई भी एंट्री यहाँ नहीं होगी। प्रीमियम पेंडिंग पड़ा है किसी कॉल के साथ, जैसे अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम था, अलॉटमेंट पे नहीं किया तो प्रीमियम भी पे नहीं किया, नहीं एंट्री करेंगे। दोनों एंट्री सेपरेट सेपरेट है। कैसे करनी है एंट्री? प्रीमियम चेक करना है कि वो आया या नहीं आया, जिस कॉल के साथ है वो कॉल आई है या नहीं आई, वो चेक करना है। सपोज इन केस किसी बंदे का प्रीमियम पेंडिंग नहीं है, देन आपको ये जो अमाउंट है वो करनी है कॉल्ड अप अमाउंट से एंट्री। किससे? कॉल्ड अप अमाउंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चे यहाँ गलती करते हैं, जितने का शेयर है उससे एंट्री नहीं करनी है, फेस वैल्यू से एंट्री नहीं, जितने पैसे कंपनी ने कॉल कर लिए 10 रुपीस में से मान लो कि कंपनी ने 7 कॉल कर लिए तो 7 से 9 कॉल कर लिए तो 9 से। पता कैसे लगेगा? क्वेश्चन में बोल देगा कि इतनी अमाउंट कंपनी ने अभी तक कॉल नहीं गई है, लाइक अमाउंट 2 रुपीस इज नॉट येट कॉल्ड, इट मींस कंपनी ने 8 रुपीस कॉल कर लिए। तो कॉल्ड अप अमाउंट कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ शेयर इनटू कॉल्ड अप प्राइस। जितना पे नहीं किया वो कॉल यहाँ आएगी, अलॉटमेंट पे नहीं किया तो अलॉटमेंट जितना पे नहीं किया वो यहाँ आएगी, फर्स्ट कॉल जितना पे नहीं किया वो यहाँ आएगी, और सेकंड कॉल जितना पे नहीं किया वो यहाँ आएगी, और जितनी अमाउंट उसको रिसीव्ड हो गई है वो यहाँ आएगी। सपोज उसका अलॉटमेंट रिसीव हुआ तो यहाँ लिख देना, फर्स्ट कॉल रिसीव हुआ तो यहाँ, सेकंड कॉल रिसीव हुआ तो यहाँ, जितनी अमाउंट रिसीव होगी वो फॉरवर्ड में। इन केस अगर प्रीमियम किसी एंट्री के साथ हो, एंट्री जैसे अलॉटमेंट के साथ हो, अलॉटमेंट नहीं है तो प्रीमियम भी नहीं आएगा, तो ये कॉल्ड अप अमाउंट से एक्सेप्ट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम की अमाउंट से जितने का अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुआ, जितने का फर्स्ट कॉल, जितने का सेकंड कॉल, फोरफिच शेयर में रिसीव्ड अमाउंट है। वो भी एंट्री क्लियर होगी अपने नोट्स में नोट डाउन करते रहना। एक क्वेश्चन में देखने के साथ सकते हैं, राम हु हैज 500 शेयर, हिज शेयर विल फॉरफिट ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, हिज शेयर विल फॉरफिट। तो कंपनी अगर इसकी शेयर फॉरफिट करती है, क्या कोई प्रीमियम है इसमें? नहीं है, तो हम ये एंट्री पास करेंगे। तो इस केस में एंट्री क्या होगी? कॉल्ड अप अमाउंट उसकी कितनी आएगी? 500 इनटू कंपनी का पूरा शेयर 10 रुपीस को 10 के 10 रुपीस कॉल कर लिए, तो ये हो जाएगी 5000 से एंट्री। अलॉटमेंट भी रिसीव नहीं हुआ, फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुआ, तो अलॉटमेंट जितने से रिसीव नहीं हुआ 500 इनटू 3 1500, फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुआ 500 इनटू 3 1500, और सेकंड कॉल रिसीव नहीं हुई 500 इनटू 2 1000। अमाउंट कितनी रिसीव हो गई? तो जितनी रिमेनिंग रह गई, इन तीनों को लेस कर देना, अमाउंट कितनी रिसीव हो गई? 1000। चेक करना है तो कर लेना, 10 में से 8 तो आई नहीं है तो 2 आ गई, तो 500 इनटू 2, लेकिन ये रिमेनिंग अमाउंट ही होती है। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए आप ये भी कर सकते हो। इन केस ये तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगर क्वेश्चन में ये भी बोला होता कि अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी है 1 रुपीस का इंक्लूडिंग, तो इन केस अगर उसने प्रीमियम भी पे नहीं किया तो फिर क्या करते? तो ये एंट्री होती 500 इनटू 10 से नहीं होती, 10 से होती, कितने से होती? 500 इनटू 10 5000। प्रीमियम की अमाउंट आती सेपरेट 500 इनटू 1 500। अलॉटमेंट कितने का था? अब 3 रुपीस का आता 1500। फर्स्ट कॉल कितने का आता? 1500 सेम। सेकंड कॉल भी 1000 का, तो सेकंड कॉल कितने की है? 2 रुपीस की, तो 500 इनटू 2 500 इनटू 3 500 इनटू 3। फोरफिच में कितना आता? तो लेस कर लेते हैं, 5500 माइनस 4 1500 से अमाउंट रिसीव्ड नहीं होती, क्योंकि क्वेश्चन में हमने प्रीमियम भी ऐड कर दिया। क्वेश्चन ये आपको समझ आ गया होगा। इन केस अगर प्रीमियम नहीं आया तो प्रीमियम भी डेबिट हो जाएगा, और जितने का प्रीमियम नहीं आया
उतने से आपको प्रीमियम की अमाउंट इंक्लूड करके शो करनी है। होप ये एंट्री आपको क्लियर होगी। फोरफिच पे जो हमारे पास अमाउंट आई हुई है, इस अमाउंट को री इश्यू में ट्रांसफर करने के बाद बची अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। तो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे री इश्यू के अंदर। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द री इश्यू ऑफ शेयर। कंपनी अपने शेयर को फोरफिच करने के बाद री इश्यू करने की कंपनी के पास 3 वेज है। नंबर 1 एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। कंपनी ने शेयर 10 रुपीज पे फोरफिच किया हुआ है और इशू भी 10 पे कर दिया है। देन आपको एंट्री करनी है इशू की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और सारा का सारा फोरफिच जो आपने फोरफिच क्रेडिट किया था वो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी फोरफिच की अमाउंट यूज नहीं होगी पार पर। बट इन केस कंपनी अगर फोरफिच करने के बाद री इशू प्रीमियम भी करती है तो एक्स्ट्रा अमाउंट, जैसे 10 रुपीज का शेयर था, 10 रुपीज फोरफिच कर लिए, 11 पे री इशू कर दिया, तो 1 रुपीज का जो प्रीमियम है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर हो गया और प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगी। लेकिन इस केस में भी कोई फोरफिच यूज नहीं होगा, तो फोरफिच जो बैलेंस है वो सारा कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। एंड इन केस अगर कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू करती है, सपोज 10 वाला शेयर फोरफिच करने के बाद 9 पे इशू करती है, तो जितने का लॉस हुआ है 1 रुपीज का, उतने से वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यूज हो जाएगा, एंड जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो आपका कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे पिछली टाइम आपने फोरफिच 2500 से किया था और फोरफिच में अब 500 यूज हो गए, तो 2000 की अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगी। अभी एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम इसी फॉर्मेट से करते हैं। मिनिमम परमिशनेबल डिस्काउंट ऑन रीइश्यू शेयर, हाउ मच डिस्काउंट वी कैन बी इशू ऑन रीइश्यू शेयर। तो जो भी डिस्काउंट देना है वो हमारी अमाउंट ऑफ फोरफिच पर डिपेंड करेगा। जितना हम हाईएस्ट इतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं जितनी अमाउंट हमें फोरफिच पे रिसीव हुई है, उससे ज़्यादा हम डिस्काउंट दे नहीं सकते। सपोज एक कंपनी ने 100 शेयर इशू किए थे जिसपे 40 रुपीज कंपनी ने रिसीव कर लिए, 60 रिसीव नहीं किए, तो हाईएस्ट डिस्काउंट विल बी 40। अगर कंपनी जब रिसीव करेगी तो कंपनी 40 रुपीज हाईएस्ट डिस्काउंट लेके 60 रिसीव कर सकती है मैक्सिमम, मिनिमम। मतलब इससे ज़्यादा डिस्काउंट कंपनी दे नहीं सकती, जितनी अमाउंट फोरफिच पाएगा उससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकती। सपोज एक क्वेश्चन है आपके सामने, ए शेयर होल्डर राम हु हैज 500 शेयर हैज फोरफिच हिज शेयर वर फोरफिट ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ रुपी अलॉटमेंट एंड फर्स्ट फॉर ₹5। उसने 5 रुपीज पे नहीं किए आउट ऑफ 10। हिज शेयर वर रीइश्यूड एट 10 रुपीज, 11 रुपीज एंड 9 रुपीज। सबसे पहले फोरफिच के एंट्री की बात करें तो शेयर कैपिटल को डेबिट कितने से करेंगे, 500 into 10, 5000 से हम उसको क्या कर देंगे, फोरफिच। 500 into 10, 5000। अलॉटमेंट पे नहीं की उन्होंने, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों की आपको अलग अलग अमाउंट नहीं दे रखी, तो 500 into 5, 2500। और फोरफिच में कितनी अमाउंट आएगी, जितनी उन्होंने रिसीव कर ली रिमेनिंग अमाउंट। ये तो है फोरफिच की एंट्री। रीइश्यू अगर 10 पे कर रहा है तो 500 into 10, 5000। तो कोई भी फोरफिच यूज नहीं होगा, सारा का सारा फोरफिच का 2500 रुपए का बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा। बट इनकेस अगर प्रीमियम पे इशू कर रहा है, वो 11 रुपीज में शेयर इशू कर रहा है, तो 500 into 11, 5500, 500 into 10, 5000, एंड प्रीमियम की अमाउंट जो है वो है 1 रुपीज, दैट इज 500 to 1। फोरफिच में कोई अमाउंट यूज नहीं हो तो पूरा का पूरा बैलेंस ट्रांसफर होगा, अलग अलग केस है। थर्ड केस आता है कि डिस्काउंट पे शेयर इशू कर दिया 9 पे, तो लॉस हो गया कितने का, 10 पे था, 9 पे इशू कर दिया 1 का लॉस। ये लॉस हम फोरफिच से ले लेंगे, तो 9 पे इशू किया तो 500 into 9, 4500, 500 into 1, 500, इशू कितने भी है 500 into 10, 5000। आउट ऑफ फोरफिच 2500 हमने 500 यूज कर लिया, तो रिमेनिंग अमाउंट 2000 विल बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल रिजर्व। हम मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, 2500। इस केस में कोई डिस्काउंट नहीं दिया तो फुल ट्रांसफर, इस केस में डिस्काउंट दिया भी नहीं तो फुल ट्रांसफर, इस केस में डिस्काउंट दिया था तो 500 रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफर। होप ये क्लियर होगा।
सपोज इन दिस क्वेश्चन कंपनी ने राम के 500 कितने दिए 200, देन क्या करेंगे फॉरफिट कितने पे आएगा 2500 रुपए 500 शेयर पे। तो आपको तो जितने शेयर्स पे आया उतने शेयर्स से डिवाइड करना है, जितने शेयर इशू किए हैं उससे मल्टीप्लाई करना है। आप कितना फॉरफिट यूज कर सकते हो वो यहाँ आ जाएगा, अमाउंट ऑफ फॉरफिट यूज, टोटल अमाउंट रिसीव्ड 2500 आउट ऑफ 500 शेयर, लेकिन जितने शेयर इशू किए हैं हम प्रीमियम हम डिस्काउंट से उतने का ही दे सकते हैं। सपोज पार्टली इशू किए देन कट करेंगे 1000 अमाउंट यूज कर सकते हैं। हमने डिस्काउंट पहले केस में दिए ही, तो अमाउंट कितने ट्रांसफर होगी 1000, क्योंकि हमने शेयर कितने रीइशू किए हैं, रीइशू कितने किए हैं 200, तो 200 इंटू 10 2000 अमाउंट आएगी, और फॉरफिट में कितना ट्रांसफर होगा जितना 200 शेयर का बनता है। प्रीमियम के शेयर इशू किए हैं देन क्या करेंगे, देन 11 इंटू 200 शेयर के हिसाब से 2200, 2000 आ जाएगा इधर, 200 प्रीमियम आ जाएगा, 11 10 इंटू 200 1 इंटू 200। कैपिटल में ट्रांसफर कितनी जाएगी जितनी आपकी 200 शेयर की बनती है 1000 की 1000, क्योंकि आपने सारे शेयर रीइशू नहीं किए 200 से है, तो सारा अमाउंट यूज नहीं होगा, सिर्फ 200 का यूज होगा 1000, तो दोनों केस में 1000 ट्रांसफर, क्योंकि यूज ही नहीं हुआ फॉरफिट। थर्ड केस में फॉरफिट कितना यूज हुआ है चेक करते हैं। आपने शेयर कितने पे इशू किया है 9 पे, 200 शेयर 9 पे इशू किए हैं 1800, फॉरफिट यूज होगा 1 रुपए के हिसाब से, क्योंकि लॉस हो गया 10 वाला 9 पे इशू हुआ तो 1 का लॉस 200, और शेयर डबल आ जाएगा 2000 से, 200 यूज हो गया मिला था 1000, 200 यूज हो गया 800 बिल के ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। ये है पार्टली शेयर इश रीइशू। अगर पूरे शेयर इशू नहीं करें हम पार्टली करें, थोड़ा बहुत शेयर मस्ट बी रिमेंबर। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कह रहे जैन लिमिटेड हम कर रहे हैं पार्टी होल्ड अप एंड रीइशू ऑन डिफरेंट केस, पार्टली होल्ड अप, आधे पैसे मांगे आधे नहीं मांगे, तो देखना क्या करेंगे, जैन लिमिटेड फॉरफिट 500 शेयर ऑफ ₹10 each for non payment of first call 3 rupees. The final call of ₹2 per share is to be made. All share were forfeit are pass and due. जैन लिमिटेड ने 500 शेयर फॉरफिट किए हैं 10 रुपए वाले, लेकिन उसमें से 3 रुपए पे नहीं किए, लेकिन अभी भी 2 रुपए कॉल करने पेंडिंग है, मतलब कंपनी ने कॉल कितने किए हैं 10 रुपीज में से अभी भी 2 रुपए सेकंड कॉल का पे कॉल नहीं किया, तो कॉल कितने किए 8, और आउट ऑफ 8 3 रुपीज फर्स्ट कॉल उन्होंने पे नहीं की, फर्स्ट कॉल जो 3 रुपए वाली है वो भी पे नहीं की, मतलब उन्होंने पे कितने कर दिए 5। तो सबसे पहले इसकी फॉरफिट की एंट्री करते हैं। फर्स्ट केस अगर हम फॉरफिट की बात करें तो फॉरफिट 500 शेयर से कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 500 इनटू कॉल्ड अप अमाउंट 8, दैट इज 4000। जितनी अमाउंट रिसीव नहीं हुई नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, तो शेयर फर्स्ट कॉल कितने से क्रेडिट होगा 3 रुपीज से 500 इंटू 3 1500, जो हमें रिसीव नहीं हुई। अमाउंट कितनी रिसीव हो गई, तो रिमेनिंग अमाउंट विल बी रिसीव शेयर फॉरफिट 2500। हमने 10 से क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी भी 2 रुपए की कॉल भी पेंडिंग पड़ी है, अभी कंपनी ने 2 रुपए मांगे नहीं, तो इसलिए हमने 8 से कॉल्ड अप अमाउंट पे क्वेश्चन किया है। ये तो होगी फॉरफिट की एंट्री। इन केस अगर वो शेयर 5 रुपीज पे रीइशू होता, देन क्या करते 5 पे रीइशू होता, तो एंट्री क्या करते स्टूडेंट्स, तो 5 पे रीइशू होता, तो फर्स्ट केस 5 पे रीइशू होता, तो 8 रुपीज वाला शेयर 5 पे रीइशू हो रहा है 3 रुपीज का लॉस, आपको कॉल्ड अप अमाउंट से चेक करना है, तो 8 वाला 5 पे रीइशू है 3 का लॉस, एंट्री रीइशू की लॉस पे होती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिट यूज हो जाएगा, फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सारे के सारे शेयर रीइशू कर दी, तो 500 इंटू 5
बैंक में 500 इंटू 3 लॉस हुआ 1500 और टोटल 4000. Amount will be transferred to capital will be share forfeit account debit to capital. कितनी अमाउंट ट्रांसफर होगी? फॉरफिट हुआ है 2500 से, यूज हुआ है 1500, 1000 विल बी ट्रांसफर. होप ये क्लियर हो गया होगा. इन केस अगर क्वेश्चन 9 रुपीस पे इशू करता तो अगर 8 वाला शेयर 9 पे इशू होता देन क्या करते? एंट्री विल बी, तो मैं इसी एंट्री में चेंज कर रहा हूं. 8 वाला शेयर अगर 9 पे इशू होता इट मींस 1 रुपीस एक्स्ट्रा मिल रहा है, दैट इज ऑफ प्रीमियम. देन फॉरफिट नहीं आता, यहां आता सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपीस का. तो 500 इंटू 9, 500 इंटू 8 और 500 इंटू 1, ये एंट्री पास हो जाती इस तरीके से, क्योंकि जो प्रीमियम की अमाउंट है वो 500 सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाती तो फॉरफिट यूज होता नहीं, तो पूरा का पूरा 2500 आपका ट्रांसफर होता है कैपिटल. सेकंड केस. थर्ड केस, फ्री इशू 8 पे किया है बट फुल्ली पेड अप है. जब क्वेश्चन में फुल्ली पेड अप या फुल्ली कोड अप बोलते हैं तो समझना कि 8 वाले से कंपेयर नहीं करना, अब आपको 10 से कंपेयर करना है. 10 वाला शेयर 8 पे इशू हो गया, इट मींस अभी तक आप 8 करते थे क्योंकि वो पार्टली पेड अप था. फुल्ली पेड अप कर दिया इट मींस 10 फुल्ली हो गया, रीइशू हो गया 8 पे, तो 2 रुपीस का लॉस. फिर एंट्री क्या कर दिया? देन एंट्री आपकी होती फॉरफिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. 8 रुपीस से रीइशू है तो 4000. फॉरफिट कितना यूज होगा? जितने का लॉस हुआ 2 रुपीस का, तो 500 शेयर पे 2 रुपीस के हिसाब से 1000 और टोटल आता 5000 फुल्ली पेड अप. तो ये पूरी अमाउंट ट्रांसफर नहीं होती, 1000 यूज होने के बाद 1500 ट्रांसफर हो जाती है. लास्ट केस, अगर 12 रुपीस पे इशू किया है और फुल्ली होल्ड अप है, इट मींस आपको 10 से कंपेयर करना है, तो 2 रुपीस प्रीमियम का आएगा. तो आप इस केस में क्या एंट्री करोगे? 10 वाला शेयर 12 पे इशू है, इट मींस आपको 2 रुपए का प्रीमियम. कंपेयर 10 से क्यों करना है? क्योंकि फुल्ली पेड अप होल्ड अप है, तो पेमेंट आपकी रिसीव होगी 12 के हिसाब से. कितने की? 12 इंटू 500 शेयर 6000 से. शेयर कैपिटल में जाएगी फेस वैल्यू 10 इंटू 500 5000 और प्रीमियम में जाएगी एक्सेस प्रीमियम अमाउंट विल बी 1000 एंड फुल अमाउंट ऑफ द फॉरफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल रिजर्व. Hello students, now we are discussing about the other than cash method. Other than cash, share issue other than cash. Question है students, Ram Limited purchased a machinery of rupees 10 lakh from Shyam Limited. 12% payment is made by check and remaining amount is issued and 10 rupees face value share at different types. आइदर बार पे इशू किया, प्रीमियम पे या फिर डिस्काउंट पे. मतलब कंपनी का ये क्वेश्चन हमें अदर देन असेट्स के केस में यूज करना है. मतलब कंपनी ने शेयर्स तो इशू किए हैं लेकिन उनको कैश नहीं मिल रहा, उनको कोई असेट्स मिल रही है या फिर असेट्स के रिस्पेक्ट में उन्होंने शेयर इशू कर दिए, कह सकते हो आप. तो जब असेट्स परचेज करते हैं तो एंट्री करते हैं हम असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, जैसे हमने प्रीवियसली एंट्री डिस्कस की थी. तो यहाँ असेट्स का नेम आ गया मशीन और मशीन की वैल्यू यहाँ आ गई. जितना पेमेंट उसने चेक से दिया है उतनी पेमेंट यहाँ आ जाएगी. 10 लाख का 12% 120. रिमेनिंग अमाउंट वेंडर का नेम आ जाएगा शेयर श्याम लिमिटेड. अगर ये शेयर पार पे इशू हुए हैं देन आप एंट्री क्या करोगे? श्याम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. कितने शेयर इशू किए हैं श्याम लिमिटेड ने? तो ये चेक करने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, अमाउंट पेएबल डिवाइड बाय इशू प्राइस. क्वेश्चन में श्याम लिमिटेड को अभी पेंडिंग अमाउंट कितनी पड़ी देनी? 880. तो श्याम लिमिटेड को कितने शेयर इशू करेगी? तो 880. अगर वो शेयर 10 रुपीस का है
तो 10 रुपीज का डिवाइड करेंगे तो 88,000 शेयर इशू करेंगे। देन श्याम लिमिटेड को 88 10 रुपीज वाले इशू करेंगे तो 880 से हमने ये शेयर इशू कर देंगे। लेकिन अगर ये शेयर पार के इशू होते हैं 10% पे, मतलब एक शेयर 10 का है लेकिन अब वो 11 का हो गया, तो 11 का डिवाइड कर देंगे इशू प्राइस 11, तो 80,000 शेयर आएंगे। तो श्याम लिमिटेड को पेमेंट 880 मिलेगी, लेकिन शेयर 8 लाख की तो फेस वैल्यू और 80,000 ऊपर क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम। कैसे निकालना है, 80,000 इंटू 1, 80,000 इंटू 10। अगर वो शेयर डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं, इट मींस 10 रुपीज वाला शेयर है, 2 रुपीज डिस्काउंट, इशू प्राइस है 8, तो श्याम लिमिटेड को पेमेंट तो पूरी की पूरी मिलेगी 8 लाख। कितनी मिलेगी, तो 110 इंटू 8, 880। लेकिन डिस्काउंट है 2 रुपीज का, तो 110 इंटू 2, 220, टोटल आएगा आपके पास 11 लाख। आपको ये चेक करना है कि श्याम लिमिटेड कितने से क्रेडिट हो रहा है, 880 से, तो हर केस में डेबिट भी 880 से ही होगा। ये तीनों डिफरेंट केसेस हैं, आपसे एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कि कितने शेयर्स कंपनी इशू करेगी। होप कि वीडियो आपको क्लियर होगी।